नरेंद्र कुमार तांबे जी। आप कृषिविद हैं और इंडो ब्रिटिश फर्टिलाइज़र एजुकेशन प्रोजेक्ट में ये 2 बार इंडिया की तरफ से आपको यूके भेजा गया है और आप जैविक फार्मिंग के ट्रेनर हैं और अपना बहुत कुछ पूरा समय ये ट्रेनिंग देने में लगाते हैं। और सर का आज का जो विषय है वो बहुत ही स्पष्ट है, बहुत छोटे शब्दों में है कि सब्जियां खाएं जहर नहीं। ये सर का सब्जेक्ट है, सब्जियां खाएं जहर नहीं। धन्यवाद मिश्रा जी। और ये जो ऑर्गेनिक एक्सपो जो ये समूह आयोजित करता है, सबसे पहले तो इनके प्रायोजकों को धन्यवाद दूं कि इतनी अच्छी शुरुआत, जिसकी शुरुआत विदेशों में दशकों पहले हो गई थी जैविक की, इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा खुद उठाया और किसान, विक्रेता और एक्सपर्ट्स सबको एक मंच पर लाने की कोशिश की है। ये महान कोशिश है। इस महान कोशिश के लिए हम इनको क्या दे सकते हैं? कम से कम अच्छी तालियां दे, दिल से ज़रा दिल से। ये ऑर्गेनिक एक्सपो के लिए तालियां थी। दोस्तों, बहुत फर्टिलाइज़र डालना सिखा दिया मैंने किसानों को। मैं ऐसे प्रोजेक्ट में था कि जिसने फर्टिलाइज़र एजुकेशन दिया, इंडो ब्रिटिश फर्टिलाइज़र एजुकेशन प्रोजेक्ट। बहुत दिनों बाद समझ में आया, बहुत लेट समझ में आया कि बहुत गलतियां की है मैंने। इस गलती को इसी ज़िंदगी में सुधार लूँ तो अच्छा रहेगा, वरना ऊपर तो किसने देखा है, वरना यहीं मुझे अपना हृदय माफ़ नहीं करेगा। तब से मैंने एक बीड़ा उठाया है, एक अभियान चलाया मैंने कि भोजन तो जहर से मुक्त रहे, पूरा भोजन तो जहर से मुक्त रहे, हवा भी हो अमृत जैसी, ये वस्त्र जहर से मुक्त रहें, जब करें थोड़ी जैविक खेती। समझ में आ जाए? ताली बजा देना, तो बहुत जरूरी नहीं। तुम सब मेरे ही बच्चे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारे गांव में गया हुआ हूँ मैं। ऐसा कोई गांव बचा ही नहीं है इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग का, जहाँ मेरा जाना नहीं हुआ। मैं मुख्य जो चीज़ें आपसे जो आज बात करना चाहता हूँ, मेरा जो लक्ष्य है वो ये है, सब तो गए बाग, मेरा बुढ़ा भी चला गया। एक गाना था हमारे जमाने का, संगम फिल्म का, है ना सर? सब तो गए बाग, मेरा बुढ़ा भी चला गया, सब तो लाए फूल, वो गोभी लेके आ गया, मैं हो गई रे बदनाम, मुझे बुढ़ा मिल गया। एक बुढ़ा यहाँ। जब मुझे एक बार मेरी मिसेस ने कहा कि सब्जी ले आओ, और मैं सब्जी लेने गया और अच्छी सस्ती सुंदर देख के लाया, तो सब्जी देख करके मेरी घरवाली बोली कि तुम्हारे से तो बच्चे अच्छी सब्जी लाते। ये लो, ये इज्जत रही हमारी। तुम्हारे से अच्छी सब्जी बच्चे लाते हैं, ये ऐसी सब्जी लाए जिसमें कीड़े लगे हुए हैं। अरे ये कौन खाएगा? अरे मैंने कहा भगवान, इसकी साफ सफाई कर ले थोड़ी। तुम ही करो। मेरे सामने फेंक दी उस सब्जी को, और मैंने जब उसकी सफाई करने की कोशिश की तो वो 1 किलो से आधा किलो रह गए। तो मैंने कहा बना ले। बोले क्या मतलब है, कितनी महंगी पड़ी है सब्जी? अरे मैंने कहा जिस सब्जी को कीड़ों ने रिजेक्ट कर दिया, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तुम्हारे ऊपर मैं बार बार उस साइड में आऊंगा, तुम मेरा ध्यान रखना। जिस सब्जी को कीड़ों ने रिजेक्ट कर दिया, किसको नहीं खाना, क्योंकि उस सब्जी में इतना जहर डाला हुआ था कि वो इल्ली भी समझ गई कि इसको खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। वो व्हाइट फ्लाई समझ गई कि इसका रस चूसूंगी तो मैं मर जाऊंगी। जब उस इतने से कीड़े को इतनी अक्कल है, तो अपन तो मनुष्य रे ढांडो, अपन तो मनुष्य है,
अपने को तो उससे ज्यादा अक्ल है उस मच्छर से। वो मच्छर जब उस सब्जी को रिजेक्ट कर चुका है और तुम उसको सिलेक्ट कर रहे हो, तुम्हारे से कम अकल कौन है दुनिया में? तुम भले कहो कि हम आसमान पे चले गए, मगर ये कंपैरिजन है कि जिसको एक मच्छर ने रिजेक्ट कर दिया, यू आर सिलेक्टिंग दैट। कितनी गलत बात, बहुत नाइंसाफी है। तुम्हारे जन्म के पहले की फिल्म थी, बहुत नाइंसाफी है। गब्बर सिंह के क्या विचार है? मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि सब्जियां खाना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं हरी सब्जियां खाओ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं दालें खाओ, एप्पल खाओ। अरे इस एप्पल को देखो तो सही कि इसको कोई कीड़ा खा रहा है कि नहीं खा रहा है। यदि कीड़ा नहीं खा रहा है तो फिर तुम क्यों खा रहे हो? कितनी अकल है उस कीड़े में। मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि यदि किसी सब्जी पे कीड़ा नहीं है तो वो सब्जी आपके लायक भी नहीं है, क्योंकि कीड़ा भी जीव है। ऊपर वाले की निगाह में क्या कीड़ा और क्या मनुष्य सब समान है। जब कीड़े ने सिलेक्ट कर दिया कि इसको खाना है और इसको नहीं खाना है, जिसको खाना है, जिसको कीड़े ने खाया है उसी को खाओगे तो जहर से बच जाओगे, वरना समय से पहले उड़ जाओ। मेरा सिर्फ एक ही अभियान लेके निकला हूं मैं। ये बच्चों को जब गैदरिंग होते हैं ना, बच्चों के जब प्रोग्राम होते हैं, तालियां बजती है, जब इन बच्चों का जब हौसला अफजाई के लिए हम जो तालियां बजाते हैं, उस समय मुझे एक ही बात याद आती है कि काश इतनी हौसला अफजाई किसानों की कर ली जाए। ये है पॉइंट मेन। काश इतनी ही हौसला अफजाई किसानों की कर ली जाए। तो जो बच्चों के लिए मैं एक शेर बोला करता था जब इनके कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट बनता था, आज भी बनना है, किसी गांव में जाना है मुझे अभी शाम को, कि जब बच्चे इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं तब मैं कहता हूं कि निकल पड़ा हूं मैं मंजिल पर। इन बच्चों की तरफ से मैं बोलता हूं, निकल पड़ा हूं मैं मंजिल पर, देकर आपके हाथ में चाबी। तुम मुझे प्रोत्साहन देना, मैं दूंगा कामयाबी। इन किसानों को प्रोत्साहन की जरूरत है। कपास में पेस्टिसाइड छीटा जा रहा है और उसी कपास के खेत में उस परिवार की पत्नी जो दवा छीट रहा है, उसी की पत्नी नींद रही है और उसके साथ में 4-5 महिलाएं और भी नींद रही है। अचानक उस महिला के पेट में बहुत जबरदस्त दर्द उठता है और इतना दर्द कि वो सहन नहीं कर पाती है। जब उस महिला को यहाँ लाया जाता है, इंदौर में चोइथराम में लाया जाता है, और चोइथराम के डॉक्टर जांच करके बोलते हैं कि क्या ये महिला प्रेग्नेंट थी, क्या इसके पेट में बच्चा था? तो घर के लोगों ने कहा हाँ साहब, 5-6 महीने का गर्भ था। बोले ये बच्चा मर गया है, यदि हम नहीं निकालेंगे तो ये बाई भी मर जाएगी। तो कहा सर तत्काल ऑपरेशन कीजिए, बच्चे को निकाल दीजिए। जब बच्चे को निकाला, पूरा बच्चा नीला हो गया था। वो मरा हुआ बच्चा छोटा सा नीला हो चुका था। तब डॉक्टर ने कहा कि इस बाई ने जहर पिया है, कोई कीटनाशक पिया है। बोले नहीं पिया सर, ये तो 3 घंटे से काम कर रही थी, हम लोग सब वहीं थे, कहां से जहर पी लिया? क्या कर रहे थे? बोले ये नींद रही थी और मैं दवा छीट रहा था। बोले क्या, काय की दवा? बोले कीड़े मारने की। बोले ठीक है, नहीं तो तुम्हारा पुलिस केस बनाता मैं। इस बाई ने अगर जहर पिया होता तो मैं तुम्हारा पुलिस केस बनाता, उसके बाद ही मैं तुमको यहाँ से इस बच्चे को ले जाने देता। बोले ठीक है, तुम जवाबदार जरूर हो पर इनडायरेक्ट हो। फिर घर के लोगों ने पूछा कि सर ये बताइए, जब इस बाई ने जहर नहीं पिया है तो ये बच्चा कैसे मर गया? तब डॉक्टर ने एक बहुत अच्छी बात कही जो हम सबको मालूम होना चाहिए कि माँ के पेट में जो बच्चा पनपता है, माँ के पेट में वो कोई दूध नहीं पीता है, न कोई खाना खाता है। माँ जो कुछ खाती है उसका 30% उस बच्चे को मिलता है। जो कुछ पीती है उसका 30% बच्चे को मिलता है, चाहे वो दूध पिए, चाहे वो एप्पल खाए, उसका 30% बच्चे को मिलता है। और माँ जो ऑक्सीजन लेती है, उस ऑक्सीजन का भी 30% बच्चे को मिलता है। उस माँ ने 3 घंटे तक कपास के खेत में मोनोक्रोटोफास दवा ऑक्सीजन के साथ में वो ली, तो इतने से बच्चे के लिए तो उतनी बहुत हो गई, वो बच्चा मर गया।
आजकल बच्चे ज़्यादा है नहीं, अपन ने बहुत ईमानदारी से परिवार नियोजन का पालन किया है। एक एक दो दो बच्चे ही बहुत है। अरे अब तो एक पे आ गए। मेरी बहू को मैंने कहा बेटा एक और चाहिए। अरे तो मेरा हाथ जोड़। मैंने कहा क्यों, हाथ क्यों जोड़ रहे? अरे बोले एक की फीस भर ले वही बहुत। हम तो 10-12 थे यार, हमारे माँ बाप। ये स्थिति आज की है। ऐसे में इन बच्चों को बचाना है कि नहीं? यदि इन बच्चों को बचाना है तो माँ को बचाना है। और ये माँ शहर की तो है ही असुरक्षित, सबसे ज्यादा असुरक्षित यदि कोई माँ है तो वो गांव की है। वो डायरेक्ट इनके कांटेक्ट में। एक बड़ी फेमस एक कहावत है कि बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। वो जो मेहंदी बांट रहा है वो सोचे कि मेरे हाथ लाल नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं। जो पेस्टिसाइड डाल रहा है वो सोचे कि नहीं मैं थोड़ी मर रहा हूं, ये संभव ही नहीं। वो बिल्कुल पल पल मर रहा है। उसको खाने वाला तो कब मरेगा, नहीं मरेगा, मगर उसके साथ में संपर्क में रहने वाला लगातार मर रहा है। एक भैंस का पोस्टमार्टम कर रहे थे मेरे एक मित्र डॉक्टर, एक पशु चिकित्सक डॉक्टर एक भैंस का पोस्टमार्टम कर रहे थे। फोन पर खबर है कि यार मैं थोड़ा लेट हो रहा हूं। मैंने कहा कि क्या हो गया था भैंस को? अरे बोले किसान ने दवा छींट करके डब्बा फेंक दिया था। वो डब्बा, खाली डब्बा भैंस ने चाट लिया और भैंस मर गई। 6 कुंटल की भैंस। मैंने कहा 6 कुंटल की भैंस खाली इतनी सी दवा से मर गई? बोले हाँ, 6 कुंटल की भैंस को, 6 कुंटल के जीव को मरने के लिए 8 मिलीग्राम दवा बहुत है, और वो दवा उस डब्बे में चिपकी हुई थी। और वो तो मरी है भैंस। साथ में भैंस का एक जो पाड़ा पाड़ी होता है ना, छोटा सा, निमाड़ में हेलगा बोलते, वो भी मर गया। मैंने कहा वो क्यों मर गया? बोले चाटे हुए डब्बे को उसने चाट लिया था। अब चाटे हुए डब्बे में कितनी दवा बची होगी? मैंने कहा वो कैसे मर गया? वो बोले कि 20 किलो का जीव था, वो 20 किलो का वो जानवर था, तो 20 किलो को मरने के लिए आधा मिलीग्राम दवा भी बहुत, उतनी तो बची हुई थी, उससे मर गया। अब यहां प्रश्न उठता है कि हमारे पाड़े पाड़ी का क्या हो रहा होगा? यदि यह किसान वर्ग बैठा है तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि अपने पाड़ा पाड़ी का क्या हो रहा होगा? वो 5 साल के बच्चे, उनकी टीचर कॉपी में नोट लिख के देती है कि आप ये बबलू की कॉपी में रोज की रोज, ये बबलू के टिफिन में रोज की रोज अचार रोटी भेज रहे हो, ये ठीक नहीं, हरी सब्जी भेजा करो। तो अपनी मम्मी उनकी ड्यूटी वो शुरू हो गई, हरी सब्जी देना। बेटा आज क्या खाएगा? तो बोले भिंडी। तो भिंडी काट के फटाफट बने, बघार लगे, उसका टिफिन भरा, उसकी बस आ गई, उसको टाटा बाय बाय कर दिया। तब इस मम्मी को फुर्सत मिलती है, बापड़ी अपने तरफ देखती है। और दूसरी चिंता तुम्हारी कि तुमको यहाँ मीटिंग तक भेजना है। तुम दोनों को रवाना कर दिया उसने, तब उसने अपने आप को देखा कि आज तो माथो न हुआ। ये स्थिति है इस मम्मी की, इस मातृ की। जरा इनके लिए तालियां बजा दें एक बार अपन, इस शक्ति के लिए तालियां। अगले दिन बच्चा बोला कि मैं मम्मी भिंडी बहुत अच्छी बनी थी, आज गोभी खाऊंगा। दूसरे दिन मम्मी गोभी बना रही है, टमाटर दे रही है सलाद के रूप में। तो मैं किसान भाइयों को ये बात कहना चाहता हूं कि ये टमाटर जिसको 14 बार दवा लगती है तुम्हारी थाली तक आने में, ये भिंडी जिसको 7 बार दवा लगती है अपनी थाली में आने में, ये गोभी जिसको शायद 15-16 बार दवाइयाँ लगती है हमारी थाली में आने में। दवाइयाँ यानी जहर हो, दवाइयाँ मतलब कोई जान देने वाली नहीं, जान लेने वाली थी। जब ये चीज़ें इतनी खतरनाक हो सकती है, और ये चीज़ें अगर, चलो शहर वाले तो नहीं जानते हैं, पर गांव के लोग तो जानते हैं ना कि दवाई तो अपन ने छींटी है, क्या वो दवाई हमारे बच्चों के लायक है? तो मैंने एक लक्ष्य लिया है अब मेरी जिंदगी का, दुनिया को जान दो चूल्हे में, किसान को बचाओ। एक बहुत बड़े दार्शनिक ने एक बात कही थी बरसों पहले कि दुनिया मर भी रही हो तो फिक्र मत करना, दुनिया मर भी रही हो तो फिक्र मत करना, तुम तो खाली किसान को बचा लेना। ये किसान नई दुनिया खड़ी करता। ये शब्द थे उस दार्शनिक के। मगर उसने आगे एक बात और कही थी कि भविष्य ऐसा आएगा कि किसान खुद भी मरने मंडोगे, किसान खुद भी मरने लगे हो, फिर क्या करोगे? और ये समय आ चुका है। आज जितने ज़्यादा हादसे
कैंसर के, जितना आसानी से शुगर का होना, जितनी आसानी से अस्थमा होना, ये जो 3 प्रमुख बीमारी जो कभी शहरों की हुआ करती थी, आज ये प्रमुख बीमारी शहर से ज़्यादा प्रतिशत में गांव में होने लगी। यानी कि हमारा किसान सुरक्षित नहीं है। वो जो दार्शनिक ने बात कही थी कि जब किसान मरने लगेगा तब क्या करोगे, आज किसान मरने लग रहा है। आज यदि पूरा मीडिया, पूरा सरकारी आमला, पूरे NGOs इस काम में लग जाए कि किसान को बचा लें तो ये दुनिया बच जाएगी। खाली एक ही नारा देना है, किसान को खाली एक ही मंत्र देना है कि तुम्हारे पास 30 बीघा ज़मीन है, 25 बीघा ज़मीन है, पूरी ज़मीन को छोड़ दो, खाली 1 बीघा या 2 बीघा का टुकड़ा ऐसा छांट लो जिसके अंदर बाजार से कोई भी चीज़ नहीं लाना और उसमें पैदा हुई कोई भी चीज़ बाजार में नहीं ले जाना। उसमें सोयाबीन मत बोइए, उस टुकड़े में उस टुकड़े में कपास मत बोइए, उस टुकड़े में वो चीज़ बोइए जो पूरे वर्ष मेरा परिवार खाएगा। यदि मुझे मेरे परिवार को मक्का की रोटी खाने का शौक है तो मैं इस टुकड़े में थोड़ी मक्का बोऊंगा, थोड़ी ज्वार बोऊंगा। अभी ज्वार के बारे में अद्भुत बात मालूम पड़ी है कि मेक्सिको देश जिसने कभी भारत को गेहूं दिया था, लाल गेहूं, मैक्सिकन गेहूं, मेक्सिको देश जिसने भारत को कभी गेहूं दिया था एक समय में, अकाल के समय में, आज वो मेक्सिको भारत से ज्वार मांग रहा है। ज्वार, जिस चीज को किसान ने छोड़ दिया उस चीज की दुनिया में डिमांड हो गई। क्यों भाई, क्यों मांग रहे हो आप हमारे से ज्वार? तो मालूम पड़ा कि इस पूरे तन की शुद्धि, जितना जहर हमने खा लिया है हमारी बॉडीज में, यदि उसको साफ करना है, इसके लिए कोई केमिकल की जरूरत नहीं है, इसके लिए ज्वार की रोटी खाओ। ये मामूली बात नहीं है। ये ज्वार में इतनी ताकत है कि ये पूरे शहर के जहर को धीरे धीरे खत्म कर देती है। और इसीलिए इस मालवा, इस निमाड़ के वो तमाम 3 पीढ़ी पहले के बुजुर्गों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ये बात समझ ली थी कि यदि दुनिया जहरीली हो जाए, तुम्हारा शरीर जहरीला हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए ज्वार बोइए, ज्वार खाइए। तो तब जाकर के उस समय से इस क्षेत्र में ज्वार को माता की उपाधि मिली है। ज्वार माता, कभी कोई नहीं कहता मक्का माता या कोई नहीं कहता गेहूं माता, सब ज्वार को माता कहते हैं। सोगन भी खाते हैं तो ज्वार की सोगन खाते हैं। ये ज्वार की हकीकत वो लोग जानते थे, हमारे देश के पूर्वज लोग जो अनपढ़ थे मगर विद्वान बहुत बड़े थे। उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया जिसको आज विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है कि यार ज्वार में कुछ है दम। तो मेरा सिर्फ ये मतलब है कि जो 2 बीघा का टुकड़ा आप छोड़ोगे, उस 2 बीघा के टुकड़े में वो अनाज बोएं जिसको 12 महीने अपने परिवार में खाना है। उस टुकड़े में वो दाल बोएं जो दाल मुझे 12 महीना मेरे परिवार के लिए चाहिए। उस टुकड़े में उड़द, मूंग, चना, वो देशी चना बोएं जिसकी दाल 12 महीने खाएंगे, जिसका बेसन 12 महीने खाएंगे। यदि ये चीज़ें उस 2 बीघा के टुकड़े में रहेगी तो हम तो बलिष्ठ बने। मुझे तो फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी की बात याद आती है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जो हमको ट्रेनिंग दी जाती है, फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस ट्रेनिंग में हमें ये सिखाया जाता है कि यदि किसी घर में आग लगी हो तो सबसे पहले किसको बचाना। एक्सक्यूज मी, तांबे के हाथ में तांबा आ गया हो। आपके यहाँ तांबे के बर्तन है कि नहीं? तांबे के बर्तन है सबके यहाँ है। कल मुझे दे देना। आप ही तो बोल रहे तांबे के, मैं भी तांबे, मेरा सरनेम तांबे है। यहाँ तो तांबे बोलते हैं, कई निमाड़ में चले जाओ तो तांबे सर बोलते हैं। और तांबे सर उसको भी बोलते हैं, किसको? बेशरम को। जो आइपोमिया है ना, आइपोमिया को वहाँ तांबे सर बोलते हैं निमाड़ में। और मैंने कहा या तो तांबे सर मत बोलो या बेशरम मत बोलो। हाँ, ये है ना निमाड़ी बैठा था मेरे सामने, ये भी तो है।
ये भी उधर कहीं बहुत है अपने अपने विभाग में। मैं ये कहना चाह रहा था कि फायर ब्रिगेड व्यक्ति ने ये कहा कि हमको जब किसी मकान में आग लगी हो और हमको कहा जाता है, भारत सर पधारिए, आगे आइए प्लीज़, एक बार शानदार तालियों से स्वागत करें इस कॉलेज से रिटायर्ड एंटोमोलॉजिस्ट डॉक्टर GS भारद्वाज साहब, प्लीज़ आए, बैठिए। ये गुरुदेव है हमारे, ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से इल्ली भाग जाती है, आई क्यों रे भारत से। तो मैं ये कह रहा था कि जब ये उनको ये सिखाया जाता है फायर ब्रिगेड वालों को कि जब किसी मकान में आग लगे तो सबसे पहले क्या बचाना, तो बोले ये देखना है कि कोई मनुष्य अंदर तो नहीं फंस गया, पहले उसको निकालो बाहर। फिर ये देखो मनुष्य के बाद सेकंड नंबर कोई जानवर तो अंदर नहीं फंस गया, उसको निकालो बाहर। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी की आग बुझाओ, पहले उसको बाहर करना है। जब मैंने उनसे पूछा कि उस घर के मनुष्यों को बचाते हुए आप कूद पड़े और मान लो आप जलने लगे, तो मैंने ये प्रश्न पूछा फायर ब्रिगेड वाले से, तो उन्होंने ये कहा कि हमको ये भी सिखाया है कि सबसे पहले खुद बचो। बोले मैं भाग के बाहर आ जाऊंगा, बाकी सब चीज़ें बाद में देखेंगे। हमको ये सिखाया गया है कि तुम बचोगे तो दुनिया को बचा लो। आज यही मंत्र हमें किसानों को देना है कि भाई रे तुम बचो। और खास करके ये मंत्र भारत जैसे देश में बहुत ज़रूरी हो गया है, जहाँ 80% आबादी खेती पर निर्भर है और खेती को करने वाला यदि असहाय है तो फिर ये हमारी बेईमानी है यदि हम हमारे किसान के बारे में नहीं सोचते हैं। तो सोचना क्या है, बहुत सब्सिडी दे दी, बहुत बांट दिया, उससे कुछ नहीं हुआ है। ज्ञान बांटना, ये अभियान जो आज हम शहरों में कर रहे हैं, इस तरह की एग्जीबिशन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ रोज़ के हज़ारों किसान आ करके लाभ ले रहे हैं इस एक्सपो का, और सिर्फ यहाँ का लाभ नहीं ले रहे हैं, ज्ञान का। यहाँ पर उपलब्ध तमाम स्टॉल पर भी किसान जा रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ आगे हमारे यदि हम जैविक करते हैं तो उसका भविष्य कितना अच्छा है। इंदौर की एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू हो गई है, यहाँ पर कुछ जैविक हाट भी लगने लगे हैं। इसके बारे में भी मैं पूना में गया था तो पूना के लोगों ने मुझसे पूछा कि यार तुम्हारे इंदौर में तो एक हाट लगने लग गया। मैंने कहा हाँ, जैविक हाट लग रहा है हमारे यहाँ। ये पहली शुरुआत हुई अपने। यदि इस तरह का यदि रहा माहौल तो इस देश में जैविक का भविष्य कोई धूमिल नहीं कर सकता। जैविक का भविष्य बहुत अच्छा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, एक अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं लोग, और एक अक्सर जो जैविक के ट्रेनर जो गलती करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। वो गलती ये करते हैं कि देखो ऐसा है, शुरुआत में आपको 2-3 साल तो थोड़ा सा नुकसान होगा। अरे तुमने नुकसान बोल दिया तो वो किसान है, साधु नहीं है। वो किसान है, वो साधु नहीं है कि तुम उसको नुकसान की बात कहोगे और तो भी वो तुम्हारे साथ तुम्हारी बात को माने। यहाँ कुछ गलतियां इस मंच के साइड से हो रही, यानी कि स्पीकर के साइड से। थैंक यू। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ये एक बात तो ये चलती है कि साहब उसमें शुरू में लॉस होता है। मेरा अनुभव ये है, यहाँ सामने ही बैठे हुए हैं, ये रविंद्र ठाकुर है, ये कमल चौधरी जी है, यहाँ पर कई लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने शुरू में गालियाँ खाई है। रविंद्र पे तो इनके पापा जो है माट साहब वो जूता लेके दौड़े थे कि जो दुनिया करी रही वो तू भी कर, फालतू का लपड़ा नया फंदा मत मिले। ये कमल की हालत भी यही थी। कमल के घर के लोग नाराज थे। ये कमल चौधरी हमारे बीच में बैठे हैं आज ये दोनों ऐसे शख्स हैं कि ये पायलट है इस जिले के जिन्होंने जैविक करी है। आप इनसे अलग से मिलिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत जेंटलमैन हैं। शुरू में इनको ऐसा लगा था कि जैविक के साथ जाना यानी कि ऐसी बात है कि जो घर छोड़े आप नो चाहे चले हमारे संग। शुरू में ये ऐसा सोच रहे थे। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, वेटरनरी डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सोलंकी, ये अहिल्या माता गौशाला के, वो 1 रुपया फीस लेते हैं और वो सेवा दे रहे हैं, 1 रुपया महीना।
एक संत हुए हैं वो, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई थी, तब से मुझे जैविक के बारे में और भरोसा हो। उन्होंने ये कहा कि ये जितनी भी हाइब्रिड नस्ल है, चाहे वो जर्सी हो, चाहे वो HF हो, ये जो नस्लें हैं, इनका एक लिमिट है कि आप जितना खिलाओगे ये दूध ज़्यादा देंगे, जितना खिलाओगे दूध ज़्यादा देंगे, मगर एक लिमिट पे जाके ये सब रुक जाते हैं, ये हाइब्रिड। उसके बाद फिर आप कितना भी खिलाओ, इनका दूध नहीं बढ़ेगा, बल्कि दूध डाउन होना शुरू हो जाए। सिर्फ एकमात्र जीव ये देशी गाय है जिसको शनै शनै आप खुराक बढ़ाते जाइए, ये शनै शनै दूध बढ़ाती जाएगी। बोले अभी तक किसी ने लिमिट नहीं बताया है कि देशी गाय कितना दूध दे सकती है। कितनी बड़ी बात। बस यही चीज़ है जैविक की, आप धीरे धीरे जैविक के एसेट्स उस खेत में बढ़ाते जाइए। ये कितना उत्पादन दे देगी इसका कोई लिमिट नहीं है। ये भाव आवती है तो बात की बातें हैं। मैं इस अवसर पर एक खास बात ये कहना चाहता हूँ, जो लेकुना है उसे दूर करो। जैविक में एक लेकुना है बहुत बड़ा, वो ये है कि जैविक में हम जिस खाद के भरोसे हैं, ये कंपोस्ट, जिसको मालवा में बोलते हैं घूड़ा और निमाड़ में बोलते हैं उकेड़ा, ये जो कंपोस्ट खाद है, इसके बारे में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। हम इतने फास्ट हो गए, हम इतने डेवलप हो गए हैं कि हर चीज़ में आज इस साल तो जितनी भी शादियां हुई, भारत साहब कोई मेरे यहाँ कंकु पत्री देने नहीं आया, सब ने इसी पर भेज दिया। कोई पीले चावल मिलने नहीं आया, तुम्हारी गरज हो तुम आओ, नहीं तो कोई बात नहीं, उनको भी कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी। तो अब मैं भी क्या करता हूँ, इसमें व्हाट्सएप में निकाल लेता हूँ कि जलेबी किस दिन बनेगी, बस बाकी क्या करना, वक्रतुंड महाकाय कि हरिद्रा लेपन वो फलाना, अपने को दिया देखो भैया ये बफे किस दिन है, उस दिन निकल जाऊँगा और ठोक ठाक के ना वापस, है कि नहीं। और मजे में कोई गेट पे खड़ा हो तो ठीक है, मुंडा पोतते ना बाहर। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जब दुनिया इतनी एडवांस हो गई है कि डाकिये मर गए तो रिटायर्ड होने के बाद में कोई दूसरा डाकिया ही नहीं आया हमारे डाक में। मतलब इतनी फास्ट दुनिया, यहाँ पर अभी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा है जिसकी बारात बैलगाड़ी में गई थी। आपके दादाजी की गई थी, ये काका जी के बारात बैलगाड़ी में गई। तालियां बजाओ। अरे मैं यही कहूँ कलारिया का, मेरी धन्नड़ बारात गई थी। कहाँ? धन्नड़। अरे वाह क्या बात, शिव शंकर जी पटेल का गांव। मैं ये कह रहा था कि जब कलारिया से एक बारात गुड़वा गई, 11-12 छकड़े, और छकड़ों को दौड़ाने में इतनी होड़ लगी कि फूफा जी पड़ गया, फूफा जी नीचे गिर गए। अब पीछे के छकड़े वाले सोचे कि उठाएंगे, अपन क्यों उठाएं, अपन पीछे रह जाएंगे। वो अपने फूफा जी पड़े रह गए। बाद में कोई साइकिल वाला आया, वो उनको बिठा करके वहां तक लाया, तुम्हारा फूफा जी पड़ गया भैया। एक वो जमाना। और आज उसी फूफा जी के बच्चों की बारात काय में जा रही है, स्कॉर्पियो में, बस में। और ये जो बच्चे बैठे हैं ना यहाँ, इनमें से किसी की बारात जाएगी, किसी की बारात आएगी। उस समय तक देख लेना आप, इंदौर में हेलीकॉप्टर किराए से उपलब्ध हो जाए। उस हेलीकॉप्टर की ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, 2 की है, तो उसमें और कोई जाए नहीं जाए, वो कम से कम वो दूल्हा और दूल्हे का जीजा वो तो जाएंगे। जमाना इतना फास्ट कि सब चीजें इसी पर हो रही है। आज अपन यहाँ बात कर रहे हैं, अपना लाइव प्रसारण टीवी पे हो रहा है। इतना फास्ट जमाना, तो फिर एक जगह ढीले कैसे रह गए? एक जगह वही स्पीड है जो बाप दादा की स्पीड थी। और वो कौन सा फील्ड है? वो है गोबर का खाद। हमारे बाप दादा के जमाने में साल भर में एक बार निकलता था, साल भर में एक बार अखातीज के दिन गाड़ी ऑन चालू होती थी। आज क्या कर लिया तुमने बड़ा भारी काम? आज भी तो साल भर में खाद बना रहे हो। यदि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले से इस खाद बनाने की स्पीड, साल में एक बार खाद निकालना है, वो भी कच्चा पक्का, तो फिर आज हमने क्या तरक्की करी? धोती से जीन्स पर आ गए। और बाप रे,
ठेठ झाबुआ जिले में जाओ तो वहाँ भी जीन्स पहने हैं बच्चे सब, हाथ में, मेरा तो 5,000 का, उनका 25,000 का मोबाइल। और मैंने कहा साइन कर दिया तो अंगूठा लगा। इतनी तरक्की। तो मैं कह रहा हूँ ये खाद बनाने की स्पीड ढीली क्यों रह गई भाई? यदि हो सके तो खाली एक काम करो, इसकी जिस दिन तरक्की हो जाएगी उस दिन ये पूरा देश जैविक हो जाएगा। गोबर का खाद बनाने की प्रक्रिया में थोड़ी सुधार की गुंजाइश है। एक थ्योरी किसान भाइयों को समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी चीज़ सड़ने के लिए 2 चीज़ का होना जरूरी है। कोई भी चीज़ सड़ने के लिए 2 चीज़ों का होना जरूरी। एक तो नमी, हल्का सा गीलापन उस मटेरियल में, और दूसरी गर्मी। तो गर्मी की तो कोई कमी नहीं हमारे देश में, खाली नमी की कमी है। वो जो घुड़े हैं, वो जो कंपोस्ट पीट है, वो ओपन में पड़े हुए हैं मजे में। जो कि नमी जहाँ थी वो वहाँ पर सड़ गया, बाकी का कचरा उसको भर भर के ला रहे हम और हमारे खेतों में डाल रहे हैं। तो खाद से ज़्यादा हम हमारे खेतों में दीमक डाल रहे हैं, खाद से ज़्यादा हम हमारे खेत में वाइट ग्रब डाल रहे हैं। ये सब उल्टी थ्योरी चल रही है। खाली एक संकल्प के साथ खाली एक ही लक्ष्य ले ले हमारी सरकार या हमारे सब NGO कि अब इनको सिर्फ घोड़ा सुधार कार्यक्रम चालू कर दें। अभी कुछ संस्थाओं ने लिया है। एक बहुत अच्छी संस्था, इंटरनेशनल संस्था जो काम कर रही निमाड़ में, BCI, बेटर कॉटन इनिशिएटिव, उन्होंने इन घोड़ों को, इन रुखड़ों को जल्दी से सड़ाने की बातें कही है और किसानों से करवाई है। 3 महीने में ये घोड़ा सड़ जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिस दिन 3 महीने में गोबर का खाद मिलने लगेगा किसान को, साल में 1 बार नहीं, साल में 4 बार जिस दिन गोबर का खाद मिलने लग जाएगा, तब इस किसान को कोई पीछे नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी किसान पीछे नहीं कर सकता। खाली घर का खाद, देशी खाद उसके पास भरपूर होना चाहिए। ये टेक्निक उनको बता दो। एक तो ये तरीका है जिसको नाम ही दे दिया बिस्तरा खाद। कैसा भी अटाला डालो, गोबर डालो, सब लेयर बाय लेयर डालो, गीला करो, और गीला करने के बाद में उसको अच्छे से ढक के रख दो। 2.5-3 महीने में वो सड़ जाता है। कहाँ के लफड़े में पड़े हो यार। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये खेतान, यहाँ मैंने देखा कि 2 मिनट में 1 बोरी बाहर सुपर फास्फेट की, 2 मिनट में 1 बोरी बाहर, 2 मिनट में, 24 घंटे 2 मिनट में 1 बोरी बाहर आ रही है। इतनी स्पीड होने के कारण ये राज्य कर रहे हैं किसानों के दिलों पे। ये स्पीड काश गोबर के खाद की हो जाए, इतना फास्ट गोबर का खाद बनने लग जाए। और ये विधियां मौजूद है, खाली इन विधियों के बारे में किसान भाइयों को आगाह करना है। काफ़ी किसान भाई आगाह हो चुके हैं। कुछ बहुत अच्छे NGO है जो इस फील्ड में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर उनका प्रयास भी बेचारों का ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। यदि इनका प्रयास अच्छा और भी ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाए तो ऐसी कई तकनीक है, चाहे वर्मी कंपोस्ट की बात हो, केचुआ खाद की बात हो, ये भी फास्ट खाद बनाता है। एक और बड़ा अच्छा आविष्कार हुआ है, वो बायो डिकम्पोजर, या जिसको वेस्ट डिकम्पोजर बोलते हैं। किसी भी कचरे में डाल दो, प्लास्टिक के अलावा किसी भी कचरे में उसको डाल करके यदि ढक करके रख दिया जाए तो उसको 2-2.5 महीने में वो खाद बना देता है। जब इतनी अच्छी तकनीक हमारे पास में उपलब्ध है तो ये मैं मान के चलता हूँ कि देश में जैविक का भविष्य उज्जवल है। खाली एक ही बात है कि पौधा भी जीव है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, भारत के कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि पेड़ पौधों में जान होती? जगदीश चंद्र बसु। डोकरे ने बताया क्या? और बाप, तालियां बजाओ दादा के लिए। ठीक है ना? चलिए, आपके लिए भी तालियां। अपन बजा लो अपने लिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, यदि किसी में जान है तो वो भोजन करेगा। पौधे में जान है, पौधा भोजन करेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि ये पौधा का भोजन क्या हो। जब हम लोग मालवा निमाड़ के लोग, जब हम दाल रोटी, बाटी और क्या क्या खा लेते हैं, ज्वार की रोटी, मक्का की रोटी और पानी, बाफले, ये इतनी चीज़ों से हम पेट भर सकते हैं। बंगाल का आदमी जब बाफला देखता है तो वो मुंह देखता है कि इस गोले का क्या करना। बापड़ा परेशान हो जाता है, ये इस गोले का क्या करना, एक दूसरे पे मारना है क्या, पंगत में आमने सामने। मैंने कहा बारात में चलांगा जब करांगा सो।
तो मैं कह रहा हूं कि जब बंगाल का आदमी सिर्फ चावल खाता है और वहाँ इंग्लैंड में जाओ तो इंग्लैंड की दुकानों पर मुर्गे टंगे हुए बापड़े, ऐसे मुर्गे टंगे हुए वहाँ, वो खाली मुर्गा ही खाते हैं पूरा की पूरा बापड़े गरीब लोग, वो उसी से पेट भर लेते हैं, वो न रोटी खाते हैं न कहीं नहीं खाते। तो सभी लोगों का पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है? रवि ठाकुर तुम मत सुनना, शर्मा तुम मत सुनना, ये बातें तुम मत सुनना, ये बातें, ये गुप्ता, ये सब चारों मेरे सामने ऐसे बैठ गए कि मुर्गे की बात करना ही गलत है। ये क्या जाने अदरक का स्वाद। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि जब मनुष्य का पेट भरने के लिए अलग अलग प्रकार के खाद्यान्न मौजूद है, तो ये किसने कहा कि खेत का पेट भरने के लिए खाली डीएपी जरूरी? नहीं, सब चीजें मौजूद है। सकल पदार्थ है जग माही। और क्या है आगे दादा बता दो, क्या कहा है रामचरितमानस में? उन्होंने ये कहा है तुलसीदास जी ने कि कर्महीन नर पावत नाही। मैंने इसमें सुधार कर लिया अपनी तरफ से। सकल पदार्थ है जग माही, मूढ़मति नर पावत नाही। ये अज्ञानी मनुष्य, ये मूढ़मति, ये उन चीजों को पा नहीं सक रहा है। अरे अभी इस समय इतना कचरा गिर रहा है, अभी बसंत ऋतु आ गई, इतना कचरा गिर रहा है, इस कचरे में आग लगा दी जाए तो फिर क्या बचेगा इस दुनिया में? इस कचरे से क्रांति आ सकती है। डॉक्टर फुकुओका कहते हैं एक तिनके से आई क्रांति, इस कचरे से जैविक की क्रांति आएगी। बच्चों एक बात ध्यान रखना, दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी कचरा जो वनस्पति से निकला हुआ है या पशुओं के पेट से निकला हुआ है, वो अटाला नहीं है। अरे इस आधा सीसी में पोटास है। कौन सा पोटास? जो भारत देश के अंदर एक दाना भी नहीं बनता है, पूरा इंपोर्ट करना पड़ता है। इस पुआड़िया में यूरिया है, जरा एक आध ट्राली पुआड़िया का खाद तो बनाओ, यूरिया देना ही नहीं पड़ेगा। जब इन चीजों में इतनी ऐसी चीजें हैं कि जो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं, हमारे यहाँ के वनस्पति में, तो क्यों ना हम इस वनस्पति का खाद बनाना किसानों को सिखाएं। आज किसान के साथ एक और विडंबना है कि वो ढोरों के, पशुओं के कोठे में से निकली हुई चीज जो सुबह निकलती है, गोबर और बचा हुआ कचरा, वो उसी को खाद मटेरियल मानता है। बाकी उसके पास में पुआड़िया खड़ा है, पुआड़िया को आग लगा देता है। गेहूं को काट करके नरवाई में आग लगा देता है। एक अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट एक याद रखें, जिस तरह से शरीर में से आत्मा का निकल जाना तो शरीर डेड हो जाता है, उसी तरह से खेत में भी एक आत्मा धीरे धीरे मर रही है, और उस आत्मा को विज्ञान की भाषा में कहते हैं जीवांश कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन। ये ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में एक विशेष बात ये मालूम पड़ी है कि ये अभी तक किसी भी कंपनी में नहीं बनता है, फैक्ट्री में। ये पूरा की पूरा देशी चीज़ों के सड़ने गलने से बनता है ये ऑर्गेनिक कार्बन। और वो ऑर्गेनिक कार्बन वेजिटेशन से बनता है, वनस्पति से बनता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम गेहूं की बची हुई वनस्पति को हम आग लगा दें। यदि हम आग लगा देते हैं तो हम कभी भी हमारे खेत में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बना पाएंगे। ये ऑर्गेनिक कार्बन इसलिए ज़रूरी है कि ये जो रसायन की जो क्रांति हुई है, जो ये डीएपी यूरिया जो इफेक्ट दिखाते हैं, इसका कारण मालूम पड़ा है कि इनमें दम नहीं है कि इफेक्ट दिखा दे। यदि आपके खेत में जीवांश कार्बन नहीं है तो जीवांश कार्बन की मौजूदगी में ही ये यूरिया, ये डीएपी, ये सुपरफास्फेट जड़ों को उपलब्ध होते हैं। यदि जीवांश कार्बन की कमी है तो इनकी मात्रा बढ़ाते जा रहा है, किसान बढ़ाते जा रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बोरी डीएपी 1 एकड़ के लिए बहुत है, मगर किसान को मजा ही नहीं आता, 1 बोरी 2-2 बोरी डालना पड़ रही। क्यों? क्योंकि जीवांश कार्बन खत्म हो गया खेतों को। गोबर का खाद जरा सा बन रहा है और नरवई को हम आग लगा रहे हैं, तो जीवांश कार्बन कहाँ से बनेगा? ये भी एक लक्ष्य का पॉइंट है। गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान देने की बात की है, मगर ज़्यादा ध्यान मैं तो चाहता हूँ कि जागरूकता से ही आएगा, और वो जागरूकता धीरे धीरे बन रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी देर मुझे सुना। मैं अंत में अपनी वही चीज़ रिपीट करता हूँ कि भोजन तो जहर से मुक्त रहे,
हवा भी हो अमृत जैसी, ये वस्त्र जहर से मुक्त रहें, जब करें थोड़ी थोड़ी जैविक खेती। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पधारिए मिश्रा जी। आपका नंबर, फोन नंबर? हाँ, फोन नंबर बता दीजिए। हाँ, एक नंबर है मेरा, टोल फ्री नंबर, मेरे को रिलायंस ने जोड़ा है। पूरे इंडिया से मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं, अभी भी बहुत फ़ोन आ चुके हैं। 1800 419 8800। ये 11 डिजिट का है, छोटा सा नाम है मेरा तांबे जी। इस पर जब भी आप फ़ोन करेंगे, कोई भी व्यक्ति उठाए, आप कहिएगा कि मुझे तांबे जी से बात करनी। मैं डायरेक्ट मेरे पास नहीं आएगा, कोई भी एक व्यक्ति उठाएंगे, रिलायंस का स्टाफ उठाएगा और वो मुझसे जोड़ देंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूँ सर जी, 1800 419 8800, ये 11 नंबर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और धन्यवाद की क्या बात है सर। जो तुम न सुनते क्या गाता मैं, यूं ही घुट कर रह जाता मैं। तुम जो हमारे, हाँ तुम जो हमारे मित्र न होते, गीत ये मेरे गीत ना होते। थैंक यू।